यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने मंगलवार को छात्रों समेत सभी भारतीयों के लिए ताज़ा एडवाइजरी जारी करके उन्हें तत्काल कीव से निकलने के लिए कह दिया है। दूतावास के अनुसार तमाम उपलब्ध ट्रेनों के इस्तेमाल की कोशिश की जाए, किसी भी उपलब्ध साधन से यात्रा की जाए। इससे पहले कीव के पास करीब 64 किलोमीटर लंबे रूसी सैन्य काफिले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यूक्रेन के खार्किव शहर में एक भारतीय छात्र की मंगलवार सुबह मौत हो गई। गोलाबारी में मौत हुई है और मंत्रालय ने बताया है कि मृतक के परिवार से संपर्क में है। इससे पहले भारतीय दूतावास ने छात्रों समेत सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी करके उन्हें तत्काल कीव शहर से निकलने के लिए कहा था। हॉलीवुड स्टूडियोज, डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स और सोनी पिक्चर जैसे तमाम जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने यूक्रेन पर हमले को लेकर अपनी आने वाली फिल्में रूस के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं करने का फैसला लिया है। वॉल्ट डिज्नी के अनुसार वह पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की टर्निंग रेड की रूस में रिलीज पर रोक लगाएंगे। वहीं वार्नर मीडिया रूस में द बैटमैन की रिलीज को रोकेगा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद वर्ल्ड ताइक्वांडो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मानद ब्लैक बेल्ट उपाधि वापस ले ली है। गौरतलब है कि पुतिन को 2013 में ब्लैक बेल्ट उपाधि से नवाजा गया था। वर्ल्ड ताइक्वांडो ने ट्वीट किया, यूक्रेन में निर्दोष लोगों पर क्रूर हमलों की वर्ल्ड ताइक्वांडो कड़ी निंदा करता है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री माइखाइलो फेडोरोव ने बताया है कि स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनल टर्मिनल यूक्रेन पहुंच चुका है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। स्टारलिंक यहां पहुंच चुका है, धन्यवाद एलन मस्क। इससे पहले फेडोरोव ने मस्क से यूक्रेन में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा मुहैया कराने का अनुरोध किया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि कई भारतीय छात्रों को पोलैंड में प्रवेश नहीं दिया गया, जिन्हें पिछले दिन प्रवेश की अनुमति दी गई, उन्हें भी वापस भेजा गया। भारत में पोलिश राजदूत एडम बुराकोस्की ने इसका खंडन किया है। फेक न्यूज, उन्होंने कहा है कि इसे फेक न्यूज ना फैलाए। चतुर्वेदी ने कहा कि मैं फंसे हुए लोगों के नाम व नंबर भी दे सकती हूं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच खार्किव में गोलाबारी में जान गंवाने वाले भारतीय छात्र की पहचान 21 वर्षीय नवीन शेखरप्पा ज्ञान गोदार के रूप में हुई। खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का चौथे वर्ष का छात्र था नवीन, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलाबारी का शिकार होने के कारण नवीन एक सुपरमार्केट की लाइन में खड़ा था, जिस बीच उसकी मौत हो गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा है कि केंद्र सरकार तब तक आराम नहीं करेगी जब तक यूक्रेन में फंसे भारतीय सुरक्षित नहीं हो जाते। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक प्रयास जारी रहेंगे। नवी ऑपरेशन गंगा उड़ान 218 भारतीय नागरिकों के साथ बुखारेस्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई है। यूक्रेन की विदेश मंत्रालय ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के प्रशासनिक इमारत के पास रूसी मिसाइल के गिरने का वीडियो जारी किया। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून का उल्लंघन कर रहा है, नागरिकों की हत्या और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर रहा है। बड़े शहर रूस के मुख्य टारगेट बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेनी प्रतिनिधि सर्गेई क्लिगेत्सिया ने रूसी परमाणु बिलों को अलर्ट पर रखने के व्लादिमीर पुतिन के आदेश को पागलपन करार दिया है। उन्होंने एडोल्फ हिटलर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर पुतिन खुद को मारना चाहते हैं तो उन्हें परमाणु शस्त्रागार की जरूरत नहीं, उन्हें वही करना चाहिए जो बर्लिन में उस व्यक्ति ने 1945 में बंकर में किया था। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें बम शेल्टर में छिपे कुछ बच्चे राजधानी कीव का एंथम गा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेनी नागरिकों द्वारा राष्ट्रगान गाने के भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को रूस यूक्रेन युद्ध छठे दिन में प्रवेश कर गया। अमेरिका ने रूस के संयुक्त राष्ट्र मिशन के 12 सदस्यों के खुफिया कार्यकर्ता होने का हवाला देते हुए उन्हें अमेरिका से निष्कासित किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने कहा है कि ये राजनयिक जासूसी गतिविधियों में लिप्त थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं है। मिशन ने कहा है कि यह निष्कासन कई महीनों से प्रक्रिया में था। ब्रिटिश तेल कंपनी शेल ने रूसी सरकार के स्वामित्व वाली एनर्जी कंपनी गैज़प्रॉम और उसके सहयोगियों के साथ सभी संयुक्त उद्यम खत्म करने का फैसला किया है। इन उद्यमों में शेल की करीब $3 अरब की संपत्ति है। शेल नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी काम बंद करेगी। शेल कंपनी के अनुसार रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई मूर्खतापूर्ण सैन्य आक्रमण है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयतुल्ला खुमानी ने यूक्रेन संकट को लेकर कहा है कि यूक्रेन की स्थिति में हमें 2 सीख दी है। अमेरिका और यूरोप का समर्थन एक भ्रम है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट वहां के लोग हैं।
उन्होंने यूक्रेन को बीते कल का अफगानिस्तान करार देते हुए कहा कि यदि यूक्रेन के लोग शामिल हो जाते तो यूक्रेनी सरकार इस स्थिति में नहीं होती। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन का एक किसान अपने ट्रैक्टर से रूसी टैंक को चोरी करता हुआ पाया गया है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया के लिए यूक्रेन के पूर्व राजदूत अलेक्जेंडर शेरबा ने वांकई में यूक्रेन के नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर है लिखते हुए शेयर किया। यूक्रेन ने युद्ध में रूसी सेना को हुए नुकसान की एक सूची जारी की है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर बताया कि दुश्मन का मनोबल टूट गया है, वो पीड़ा में है। आक्रमणकारी आम नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, हमारी जीत होगी। इस सूची के मुताबिक युद्ध में 5,700 से भी अधिक रूसी सैनिक मारे गए। यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रूडो के अनुसार तेल उद्योग से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को काफी फायदा हुआ है। हालांकि कनाडा ने बहुत कम मात्रा में रूस से तेल और गैस आयात की है, लेकिन ये फैसला कड़ा संदेश देगा। ताइवान ने मंगलवार को बताया कि उसने जर्मनी के रास्ते यूक्रेन को 27 टन चिकित्सीय सामान की आपूर्ति की है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि ताइवान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य और लोकतांत्रिक गुट के सदस्य के रूप में ये सहायता देकर काफी खुश है। ताइवान ने रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कही। अमेरिका में यूक्रेन की राजदूत ओक्साना मार्कोवा ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण में थर्मोबैरिक हथियार का इस्तेमाल किया है, जिसे वैक्यूम बम भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूस जो तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत बड़ी है। यूक्रेन में थर्मोबैरिक हथियार के इस्तेमाल की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के खार्किव में युद्ध के बीच गोलाबारी में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदार की मौत होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र के परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल ने कहा कि मैं दोहराता हूं, भारत सरकार को सुरक्षित निकासी के लिए एक रणनीतिक योजना बनानी चाहिए। हर मिनट बेहद कीमती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव में वोटिंग से भारत के परहेज करने को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस ने स्पष्टीकरण जारी किया है। एक तरह से उन्हें किनारा कर दिया है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने थरूर के बयान को निजी करार देते हुए कहा कि इस्तेमाल इस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए। थरूर ने भारत की अनुपस्थिति को गलत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यूक्रेन की स्थिति को लेकर मुलाकात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जारी अभियान पर भी चर्चा की। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा यूक्रेन से फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू हो चुका है। यूक्रेन के खार्किव में भारतीय छात्र की मंगलवार सुबह गोलीबारी में मौत को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। सीएम ने बताया है कि हावेरी जिले के छात्र नवीन शेखरप्पा का यूक्रेन में निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री बिसवराज बोम्मई ने उनके पिता से बात की है। नवीन के पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास होंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत यूक्रेन में फंसे अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ विकासशील देशों के नागरिकों को निकालने में मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि संघर्ष के एक ऐसे समय में भारत नागरिकों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यूक्रेन में मौत के तांडव और अफरा तफरी के बीच लोग किसी भी तरह जिंदगी बचाने की मशक्कत में जुटे हैं। डरे हुए लोग तहखानों और कॉरिडोर में आश्रय ले रहे हैं। कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है और लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर देश छोड़कर भाग रहे हैं। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, रोमानिया और मोल्दोवा की सीमाओं की जांच चौकियों पर कारों और बसों की लंबी कतारें खड़ी हैं। दिल्ली सरकार ने सोमवार को बताया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों के ऑफलाइन क्लासेस और ऑफलाइन परीक्षा में भाग लेने को लेकर अब उन्हें अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। स्कूल के दिशा निर्देशों को लेकर पालन करते हुए छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवा सकती है। 9वीं और 11वीं की पढ़ाई के लिए हाइब्रिड मोड 31 मार्च तक जारी रहेगा। हरियाणा पुलिस ने बताया है कि गुरुग्राम के सेक्टर नंबर 31 के एक बंद और खाली घर में से 2 हैंड ग्रेनेड और इस्तेमाल हो चुके कारतूस बरामद हुए। बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को निष्क्रिय कर दिया है। पुलिस की जांच में जारी हुआ है कि ये हैंड ग्रेनेड कहां से और कैसे इस घर में आए हैं, इसको लेकर अभी जांच चल रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े जारी करते हुए बताया कि फरवरी 2022 में 1,33,026 करोड़ जीएसटी कलेक्शन किया गया, जो कि पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 18% ज्यादा है। इन आंकड़ों के मुताबिक पांचवी बार जीएसटी कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ के पार चला गया है। इससे पहले जनवरी 2022 में सबसे अधिक 1,40,000 से भी ज्यादा का कलेक्शन हुआ था। वहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 1 मार्च से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, जिसकी कीमत अब बढ़ चुकी है, दिल्ली में 105 रुपए के इजाफे के साथ अब एक सिलेंडर 2,000 को पार कर गया है। मुंबई में 106 की वृद्धि के बाद अब जो सिलेंडर है वो 1,963 रुपए का मिलेगा। कोलकाता में ये सिलेंडर 2,095 का हो चुका है। वे महाराष्ट्र बीजेपी ने कहा है कि वो तब तक राज्य का बजट सत्र नहीं होने देंगे जब तक एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दे देते। राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और 1993 की सीरियल धमाकों के दोषियों के साथ कथित संबंधों और भूमि सौदों को लेकर बीजेपी मलिक का इस्तीफा मांग रही है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर ट्वीट किया और लिखा है कि एलपीजी के दाम एक बार फिर बढ़ाकर मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आम जनता की तकलीफों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। राहुल आगे लिखते हैं कि आज एलपीजी, कल पेट्रोल डीजल। दरअसल मंगलवार को एलपीजी 105 रुपए और महंगा हो गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एफएम रेडियो चैनल्स को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की सामग्री को प्रसारित करना ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट का उल्लंघन माना जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार नियमों का पालन नहीं करने पर रेडियो चैनल्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार तमिलनाडु के सलेम जिले के कोर्ट में मंगलवार को एक ऑफिस असिस्टेंट की बार तबादलों को लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बहस हुई, जिसके बाद उसने मजिस्ट्रेट पर कथित तौर पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया है कि इस हमले में मजिस्ट्रेट के सीने और कंधे पर चोट आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र ठाणे में मंगलवार को ऑनलाइन गेम पबजी खेलने के बाद हुए विवाद के कारण दोस्त की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया तो 2 नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस तीनों आरोपियों से बताया है कि तीनों आरोपियों ने शख्स पर धारदार चाकू से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में मंगलवार को अचानक गैस सिलेंडर फटने से कम 11 लोग घायल हो गए। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट टिकट काउंटर पर एक गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण हुआ। बताया कि घायलों को इलाज के लिए फिलहाल सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते मंगलवार को एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ ईंधन की कीमतों में 3.33% की बढ़ोतरी हुई है। ये इस साल विमान ईंधन की कीमतों में 5वीं बार बढ़ोतरी है। पेट्रोलियम कंपनी आईओसी ने 1 मार्च को जारी नए रेट के मुताबिक दिल्ली में एटीएफ की कीमत 93,530.66 किलोलीटर बताई है। सोमवार को नगरीय प्रशासन आयुक्त पहुंचे, जिन्होंने नगर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। गौरतलब है कि नसरुल्लागंज में करोड़ों रुपए की लागत से हो रहे नाले के सौंदर्यीकरण कार्य का नगरीय प्रशासन आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने निरीक्षण करके व्यवस्थाओं को देखा है और एजेंसी से निर्माण कार्य दुरुस्त करने की हिदायत भी दी। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी मंगलवार से स्टेशन चौक रायगढ़ में नटवर स्कूल के नाम को बदले जाने और हिंदी माध्यम की शिक्षा देने से वंचित किए जाने का विरोध हुआ। रायगढ़ में जिसे लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। स्कूल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने रायगढ़ वासियों के साथ आने की अपील की है। राजा नटवर सिंह और सेठ करोड़ीमल के द्वारा दान में दी गई जमीन और लाखों रुपए खर्च करके इस स्कूल को बनाया गया था, जिसको लेकर आज विरोध हो रहा है। कोरिया जिले में अमृत धारा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन महाशिवरात्रि के अवसर पर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना महंत के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी यहां मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने की मुहिम में एक और कार्रवाई हुई। प्रीतिनगर पुलिस चौकी के पेट्रोलिंग के दौरान एक आरोपी स्नान सपाहा को अवैध रूप से देशी मसाला शराब बेचते हुए पकड़ा गया। खमरिया शीतला तालाब के पास आरोपी शराब बेचता पाया गया है। पुलिस ने इससे 65 पौवा देशी मसाला शराब बरामद की। समाजवादी पार्टी ने यूपी में ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं।
पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम स्ट्रांग रूम की निगरानी की भी अपील की है। उन्होंने सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से गड़बड़ी रोकने के लिए सचेत रहने को कहा है। अखिलेश ने ये अपील हथौड़ी, छेनी, ताले और प्लायर बरामद होने के बाद की है। ये सामग्री लखनऊ में स्ट्रांग रूम परिसर में सरकारी गाड़ी में मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स की मदद लेने का फैसला किया। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जल्द ही भारतीय वायुसेना के विमान उड़ान भरेंगे। पीएम ने एयरफोर्स से कम समय में अधिक लोगों को निकालने के लिए मदद मांगी। भारतीय वायुसेना अब से ऑपरेशन गंगा में C-17 विमान भी तैनात कर रही है। राजधानी भोपाल में 14 साल की नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी भी नाबालिग है, जिसकी उम्र 16 साल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मछली का काम करता है। दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते थे। आरोपी बच्ची के फोटो वायरल करने को देकर उसको धमकी देता था और लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा, जिसका खुलासा उसके गर्भवती होने के बाद हुआ। डेटा एंट्री की जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 ठगों पर भोपाल की क्राइम ब्रांच टीम ने शिकंजा कसा। पुलिस ने 4 आरोपियों को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जालसाजों के कब्जे से 1 दर्जन मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर डेटा एंट्री के दस्तावेज बरामद किए हैं। कोहिफिसा पुलिस ने शादी विवाह में चोरी करने वाली ससी गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को मंदसौर से गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी के रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक शादी समारोह के स्टेज पर दुल्हा दुल्हन के पीछे बैग पर्स रखा होता था, जिनमें से ये पैसे निकाल लेते थे और ऐसे एक घटना को अंजाम भी दिया था। डिंडोरी में सिद्ध टेकरी के पास एक युवती की नग्न अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर लगते ही एसडीओपी, एसपी सहित कोतवाली पुलिस वहां पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच के दौरान महिला के शरीर पर कई घावों के निशान मिले हैं। साथ ही युवती के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया। दुर्ग में उतई पुलिस ने लोहे की सेंटरिंग चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिकअप और 25 सेंटरिंग प्लेट्स बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 30 लाख के आसपास है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के लिए क्षेत्र में अलग अलग जगह दिन में फेरी करके रेकी करते थे और बाद में घटनाओं को अंजाम देते थे। हरिद्वार में कनखल के बाबा रामदेव की पुलिया के पास रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर अंडे की रखी हुई ट्रे मिली। इसका फोटो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों में इसको लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। इस क्षेत्र में दरअसल अंडा, मांस और शराब की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। ऐसे में अचानक रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर ये बेचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रसूलागंज में ऑनडोर सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान पैसे के लेन देन पर एक युवती की कहासुनी हुई, जिसके बाद युवती और उसके 2 अन्य साथियों ने सुपरमार्केट में ही तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली जिले में लोकायुक्त विभाग की टीम ने महिला लेखापाल को 4000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा। लेखापाल ने पंचायत के खाते में पैसे ट्रांसफर करने के एवज में ये रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि लेखापाल निधि शुक्ला ने ग्राम पंचायत करामी में पीसीसी सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत राशि पंचायत के खाते में डालने के एवज में 5% के हिसाब से 5000 रुपए मांगे थे।